हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज के इस लेक्चर बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं L14 और प्रेजेंट टाइम में हम लोग का चैप्टर चल रहा है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में दो वीडियो आ चुका है, L12 जिसमें 100% थ्योरी दिया हुआ था और परहैप्स L11। तो L11 से शुरू है जिसमें 100% थ्योरी दिया गया था। L12 में थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट प्लस न्यूमेरिकल्स दिया गया और L13 में न्यूमेरिकल्स दिया गया था। तो L14 तो अब हम लोग जा रहे हैं बेटा, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी नहीं किए हुए हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो काइनेमैटिक्स की पार्ट ए पार्ट बी सीट मिली है, आपको मॉड्यूल मिला हुआ है, आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व अपने मन से कर रहे होंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप्स बताते जा रहे हैं बेटा, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम्पल लेकर के हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं बेटा, और इसके हेल्प से आप सीट में मैक्सिमम, चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, जो भी हमने सीट प्रोवाइड किया, चाहे वह कहीं का भी कोई भी टेस्ट पेपर इंडिया का कहीं पर का भी हो, कोई भी किताब, कोई भी बुक, कोई भी टेस्ट पेपर हो बेटा, आप उसको सॉल्व करिए। कहीं पर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिए, तुरंत हमको व्हाट्सअप करिए बेटा। जो मेरी नज़र पड़ेगी तो हम तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं मैक्सिमम इतना करा दूं कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए और नीट 2026 में आपका रैंक द बेस्ट रैंक आ जाए। तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में बच्चों में क्या है सब कुछ, इससे पहले जस्ट आप एक वीडियो देखे होंगे, 27 मिनट का एक वीडियो था बेटा, तो आप उसको ज़रूर देखे होंगे, हमने आपको भेजा भी था तो आप ज़रूर उसको देखे होंगे जस्ट इसके पहले, तो आप उसको ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बेटा आप कदापि न भूलिएगा, निश्चित करते रहिए हमेशा, और आप हमसे कांटेक्ट यानी कमेंट के द्वारा बने रहिए बेटा वीडियो में। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे तुरंत बताइए। शुरू से लेकर के वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ये हर वीडियो में आपको बताते हैं, अच्छी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा, और ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको इससे बेस्ट कहीं नहीं मिल सकता, इससे पैरेलल नहीं मिलेगा। और बेस्ट और बेटर और गुड की बात तो बात छोड़ दो बेटा, तो इससे पैरेलल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इन केस यदि आप कहीं और अन्यत्र पढ़ रहे होंगे, किसी कोचिंग में या किसी ऑनलाइन, तो आपको पता चल जाएगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। क्यों? क्योंकि पिछले साल बेटा नीट 2025 से 2 महीना पहले जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही थी कि सर ये नहीं आ रहा, सर यो नहीं आ रहा। तो हमने यही पूछते थे हम कि तुम साल भर क्या किए हो, मैं 2 महीने में तुमको क्या कर सकता हो। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़िएगा, उन मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर वो 2 महीने एग्जाम जो 2 महीने रह जाए या 3 महीने रह जाए, 4 महीने रह जाए, और तब आप मेरे पास में और कहे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। तो आप वीडियो को शुरू से देखिए, यदि आपको इस समय मिल गया है तो आप बहुत ही लकी हैं। ओके कमान। अब हम लोग यहाँ पर बेटा चूँकि चैप्टर हम लोग का चल रहा बेटा, स्टार्ट हो चुका है। तो L11, L12, L13 एंड नाउ दिस इज द एपिसोड नंबर, लेक्चर नंबर L14। यहाँ पर भी हम 100% न्यूमेरिकल आपको इस क्वेश्चन में कराने जा रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर समझना है हमको कंसेप्ट, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या दिया होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और आपके पास सीट है बेटा, और इसके बाद में चूँकि मैं बताया हूँ आपको पहले भी कि आपके पास 2 सीट है, इस समय 2 मॉड्यूल है आपके पास में, काइनेमैटिक्स पार्ट ए और काइनेमैटिक्स पार्ट बी। तो ये दोनों हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100% उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर का या इस वीडियो का ये लास्ट लेक्चर है L14। अब इसके बाद में मॉड्यूल का सलूशन आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का 2-3 वीडियो में, 4 वीडियो में मैं उसको कवर करने की पूरा कोशिश करूँगा। ओके कमान।
चलिए बेटा, अब हमको क्वेश्चन अब लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चंस लेते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो वाई ये लेते हैं। क्वेश्चन बेटा लिखने में टाइम लगेगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि मॉड्यूल में तो सारे क्वेश्चंस आपको मैं दिया ही हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। हर क्वेश्चन मैं जो यहाँ पर ले रहा हूँ तो वह में भी कि आपके सीट में भी वह क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ओके, चलिए सपोज करिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ कह रहा है कि यह एक बड़ा डेथ वेल है। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आइए जैसा देखा जाए। तो जैसे बेटा ये हाइट है इसकी h, परहैप्स हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। तो देखो बेटा, तो ये हाइट है इसकी h, इस डेथ वेल की। डेथ वेल का होता है बेटा, ये ड्रम के जैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जो सर्कस वगैरह में उसमें बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं अंदर उसके, तो वही उसको बोलते हैं डेथ वेल बोलते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर एक, ये हाइट इसकी h बेटा, यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक ग्लास का कोई एक गोली है, स्फेरिकल एक कोई वस्तु है, और उसको यू स्पीड से थ्रो कर दिया गया सीधे टेंजेंट बनाता हुआ इनर सरफेस पर। तो इनर सरफेस जो ना बेटा, इसका इनर सरफेस, तो इनर सरफेस पर यू स्पीड से थ्रो किया। तो जब इनर सरफेस यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे तो वह वॉल को पकड़कर इस तरह से क्या करेगा, वो राउंड लगाता रहेगा ऐसे ही, और ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरता जाएगा। तो यह बेटा इस पर राउंड भी लगा रहा है और ग्रेविटी नीचे भी जाता जा रहा है ना, ऐसे। और यहाँ से जस्ट इस होल के ठीक नीचे से वह किसी वेलोसिटी से बाहर निकल जाता है, किसी वेलोसिटी से बेटा ये बाहर निकल जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको बताना होता बेटा, यहाँ पर ये टच करा दीजिएगा ऐसे ही। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना होता बेटा कि यह कितने रिवॉल्यूशन ना, अब यहाँ पर आपको बताना बेटा कि यह कितना रिवॉल्यूशन के बाद ये बाहर निकलेगा। चलो बेटा, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम लोगों को बताना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आफ्टर विच दिस स्फेरिकल बॉडी विल लीव द इनर सरफेस। तो अब बताना क्या बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ, क्वेश्चन को नोट कर बेटा, क्या दिया, डायग्राम बना ले तुरंत, मेरे साथ आप बनाते रहिएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, find the number of revolution completed by spherical body before leaving inner wall। बेटा, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा बेटा। क्या करिएगा, आपने स्पीड दिया है कितना, आपने स्पीड दिया है इसको u, और g किधर काम कर रहा है, हाँ यस। अब आप चाहो बेटा तो यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए, और रोक करके आप 1 मिनट का समय लीजिए बेटा, सॉल्व करिए और तब फिर सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में क्या है, यह एक इनर वॉल है, फ्रिक्शन नहीं दिया है, सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस सब कुछ दिया बेटा, स्मूथ सरफेस स्मूथ है, यू स्पीड से टेंजेंट बनाता हुआ बेटा उसको थ्रो किया गया है, और वह कंप्लीट करा रिवॉल्यूशन इस तरह से, और वह नीचे स्लाइड करते जा रहा है, और नीचे आकर बेटा क्या किया, सरफेस को छोड़कर बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक उसी के नीचे।
तो हाउ मच नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर लगाया होगा यह। क्या करोगे अब, हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। अब आप जो भी किए हैं आप वीडियो को रोक करके चाहे तो आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लें। ठीक, आइए अब देखो बेटा, जब आपने इनर सरफेस पर, इनर वॉल पर इस तरह से आपने स्पीड दिया है u, तो g तो जानते बेटा कि हर यूनिवर्स में हर पॉइंट पर हर बिंदु पे लग रहा है u। तो जब आपने u स्पीड दिया तो g किधर काम कर रहा था, जस्ट डाउनवर्ड। एंगल कितना था 90, तो u का मान क्या रहा होगा बेटा, कांस्टेंट। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री कंसेप्ट बता चुका हूँ आपको। तो u की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब वह जो बॉल है, जो एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, वह इनर के किसी भी बिंदु पर जहाँ पर भी वह होगा उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह उसकी स्पीड u बराबर कांस्टेंट हो चुका है। तो जब यह u बराबर कांस्टेंट हो चुका है तो कंसीडर किया कि इसने पूरे के पूरा यानी कि यहाँ जब से हमने t बराबर 0 पर थ्रो किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया, और जब वो बाहर निकला तो सपोज किया कि वह n रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, और इसका कोई एक रेडियस भी होगा बेटा। इस ड्रम का कोई रेडियस होगा, मान लिया कि रेडियस इसका r है। तो अब देखो, तो लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कंप्लीटेड। तो यदि मान लिया जाए कि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तो n इंटू 2πr, ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। बॉल ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बॉल ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, एक चक्कर जब लगाएगा तो एक चक्कर जब लगाएगा तो 2πr डिस्टेंस कवर होगा, और n चक्कर आपने माना कि लगाया, n रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर लीविंग द इनर सरफेस, देन द टोटल डिस्टेंस विल बी हाउ मच, in one revolution 2πr, therefore in n revolution that will be n into 2πr। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जब वह अंदर इनर वॉल पर जब वह चक्कर लगा रहा था तो वह क्या कर रहा था, स्लाइड भी करता जा रहा था, नीचे भी गिरता जा रहा था। जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग, आइदर ए बॉडी ड्रॉप और ए बॉडी टेंजेंशियली थ्रो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चूंकि यह भी किसका केस है, फ्री फॉलिंग का, तो जब यह फ्री फॉलिंग का केस है तो t का मान कितना होगा बेटा, √2h/g हुआ। t इक्वल टू हाउ मच, t इक्वल टू √2h/g। क्लियर। चलिए अब इतने देर में जो हाइट है h, ड्रम का हाइट है, इतने देर में वह बाहर आ गया होगा, निकल गया होगा बाहर ड्रम से। टाइम तो ये है। अच्छा, अब उसकी चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयरफॉर यू कैन राइट द टोटल डिस्टेंस इन अदर वे, यू कैन राइट द टोटल डिस्टेंस x इक्वल टू ut। अब ये कहाँ से लिख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल टू ut क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि u इसका स्पीड है और t उसका टोटल टाइम है, तो देयरफॉर x इक्वल टू ut ये भी होता है। तो अब आप एक तरह से देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर टोटल डिस्टेंस आ रहा है इतना, टोटल डिस्टेंस x यहाँ पर लीजिए बेटा, x इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज n इंटू 2πr, और यहाँ पर हो रहा है x इक्वल टू ut। तो देयरफॉर दीज टू बोथ फॉर द सेम बॉडी एंड देयरफॉर दैट विल बी इक्वल। तो आप क्या कहेंगे, n इंटू n इंटू 2πr इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, ut, या n इंटू 2πr इक्वल टू u, और t की वैल्यू तो आप जानते ही है कितना है, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू u अपॉन 2πr √2h/g।
हाँ जी, दिस इज द आंसर। एंड दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो बस देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, तो ये इस क्वेश्चन में मात्र बस ये इतने स्टेप आपको करने थे, बस आपको सोचना था, कोई कुछ भी था नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद यह हम L13 में शायद बताए हैं, या नहीं बताए हैं तो भी नहीं बताए, तो बेटा बताए होंगे 2 बार हो गया, नहीं बताए होंगे तो बस छूटे ना कुछ, भले ही वो 2 बार हो जाए। हमारी एक कोशिश बेटा कि कोई क्वेश्चन कोई भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे ना पाए, भले ही वो 2 बार बदला 3 बार हो जाए बेटा, लेकिन छूटे नहीं। तो ये है क्वेश्चन बेटा, आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर हो गए? आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। सपोज करिए कि यहाँ पर सपोज बेटा कि यहाँ पर एक टेबल है, और इस टेबल पर इसके टेबल पर एक टेबल के सेंटर पर एक का होल है, और इससे एक स्ट्रीम पास कर रही है बाहर। यहाँ पर एक मास रखा हुआ है हिमालयम, टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उस पर एक मास रखा हुआ है। ये स्ट्रिंग पास कर रही है बाहर, होल से बाहर निकली हुई है ऐसे, ये M है, और दिस M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। तो जानते हैं कि यह जो जितना रस्सी की लंबाई, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज ऑन द टेबल, दैट इज L, स्मॉल l, एंड दिस इज द टेबल। यदि मैं आपसे कहूं कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे यह मास यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रह सके, यानी कि यह मास स्टेशनरी रहे? सोचिए, क्या यह मास यहाँ पर स्टेशनरी रह सकता है? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? यह ज़्यादा है ना, M ग्रेटर देन M, तो तुरंत ही यह मास क्या होगा, नीचे स्लाइड कर जाएगा। यह अधिक है, वो छोटा है, तो स्लाइड कर जाएगा। और यह भी दिया हुआ बेटा कि कहीं पर पूरे सरफेस अभी स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो स्मूथ सरफेस कैसा है? स्मूथ है, तो कभी भी यह रुक नहीं सकता, जो छोड़ेंगे तुरंत स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। क्लियर? ओके। तो करना क्या होगा? तो अब ये सब, अब आपको ऐसे सोचना होगा, क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन है बेटा आपकी सीट में, क्वेश्चन है जो आपको मैं सीट दिया हूँ ना, PDF प्रोवाइड किया गया है आपको। तो जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं बेटा, तो आपको PDF प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर अब यहाँ स्टेशनरी कैसे रह सकता है? हाउ स्मॉल m में बी स्टेशनरी, मीन्स अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी टाइम पीरियड of revolution of m so that m be स्टेशनरी, यानी कि कम से कम कितना इसका टाइम पीरियड हो, क्या टाइम पीरियड हो इसका कि स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या बहुत क्लियर है कि ऐसे छोड़ देंगे तो कभी रहना नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि टाइम पीरियड, इसका मतलब ये कि जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तभी ऐसा होगा। चलिए, जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तभी ऐसा होगा, मीन्स यदि यह, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, ये बाहर की तरफ रस्सी टाइट हो जाएगी, बाहर की तरफ फोर्स काम करेगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी, और तब जब ये रस्सी टाइट हो जाएगी तो ये गिरेगा नहीं। वही सिचुएशन हो सकता है। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि टाइम पीरियड, यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग द वन रिवॉल्यूशन सो दैट this and this both be in the equilibrium. Okay, try to do the question.
हाँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर निकाल लें अपना। हो गया? चलिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक दे बेटा, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए, फिर तब सॉल्यूशन देखिए। आइए, अब आप सॉल्यूशन देखें। तो बेटा इसमें इसके सॉल्व में देखा जाए क्या कैसे करना है बेटा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बेटा। देखो यहाँ पर एक कैपिटल एम है और एक कहा हुआ कि यह मास एम ज़्यादा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड क्या काम कर रहा है, एम जी। स्ट्रिंग में टेंशन टी होना ही है, तो एम जी डाउनवर्ड, इसमें एक टेंशन टी। तो जानते हैं कि हमेशा टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उधर ही होता है जिधर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, यानी कि जिधर वस्तु बंधी होती है। तो किधर होगा बेटा, यहाँ बता हुआ है ना, 80 हो गया। सपोज किया जाए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये तो यह सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बेटा। तो जानते हैं कि सर्कुलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। देयरफॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स which will be along the radius toward the center, because always centripetal force will be here along the radius toward the center, and that is the requirement of the circular motion. That will always fulfilled by any other external source. So this is the FC. Who is providing FC there? तो जो वहाँ रहेगा रेडियस पर रहेगा, जो रेडियस पर रहेगा वही प्रोवाइड करेगा। तो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, तो एफ सी इक्वल टू क्या कौन है वहाँ पर, टी। एफ सी इक्वल टू टी। अब देखो बेटा एफ सी बराबर कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बराबर टी ले सकते हैं। आर बराबर जो स्ट्रिंग उस पर है टेबल पर, ये लेंथ है वही रेडियस बनेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते क्या लिख सकते हो, एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी लिख सकते हैं आराम से। अच्छा अब ये बात देखो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से देखिए। अब यहाँ पर टी और ये एम जी है, ना वस्तु ऊपर जा रही है ना वस्तु नीचे जा रही है, तो टी बराबर क्या है हो गया, टी बराबर एम जी हो गया। नाउ टी इक्वल टू एम जी है ना बेटा। अब यहाँ पे एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी हो गया, कोई दिक्कत नो। अब देखो इसके बाद क्या करिएगा, अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, एम जी अपॉन क्या, एम एल। ओमेगा बराबर क्या होगा बेटा, अंडर रूट एम जी अपॉन एम एल, क्या, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। अब यह एंगुलर वेलोसिटी पूछा होता तो ये आपका आंसर हो जाता ना, एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो यही आंसर होता। लेकिन आपके क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछा है, आपके क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा, रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशंस ऑफ द मास एट विच both masses small m and capital M be in equilibrium or be in stationary position. Then what have to do, omega बराबर 2 pi by t equal to under root mg by ml. एंड नाउ फाइनल आंसर टी बराबर क्या होगा बेटा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन एम जी। दिस इज द आंसर। चेक योर आंसर।
हाँ बेटा, प्रोसेस अपना नोट कर लें, आंसर नोट कर लें पहले, और उसके बाद में वीडियो को पीछे करके आप कहीं पर भी छूटा उटा हो तो बेटा देख लो कैसे हुआ, क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, कैसे सॉल्व हो रहा, प्रोसेस क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे सोचते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन। जैसा कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि इतना ही केवल मैं कहूँ आपसे कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, कहा जा बेटा कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम, यानी कि किसी कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, किसी कॉनिकल पेंडुलम का आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, जल्दी लिख दो बेटा। तो ये तो याद होगा आपको, यदि नहीं याद है, आंसर याद होगा, आंसर याद हो तो तुरंत लिख दो कि हाँ कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। नहीं याद है तो निकाल लो। चलो अब कैसे करोगे आओ देखो। जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना तो फटाफट उसका क्वेश्चन को उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए हमारे साथ, और सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपना आंसर मिलाते जाइए, और पूरी की पूरी मॉड्यूल, पूरी की पूरी सीट अवश्य सॉल्व कर डालिएगा। हमें नहीं कह रहे पूरा आपको आएगा, लेकिन जो भी आ रहा हो उसको करते रहिए। चलिए कैसे करोगे आप, देखो बेटा। तो पहली बात यह है कि एक कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है। कॉनिकल पेंडुलम पहले बेटा होता क्या है, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, और यदि हम उसको ऐसे खींच करके छोड़ दें तो तुरंत क्या करने लगेगा, वो SHM। खींचो, खींचे छोड़ दो तो क्या करेगा, SHM। लेकिन यदि उसको मैं अपनी तरफ न खींच करके साइड में खींचूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक ऐसे करूँ साइड में, और उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दूँ, थ्रो कर दूँ, तो क्या होगा सोचिए। क्या होगा, आइए देखा जाए। यह है पेंडुलम, लेंथ मान लिया L है, मास M है, यहाँ बंधा हुआ है। यदि मैं सामने ऐसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर रखा हुआ है और मैं ऐसे सामने खींचूं और खींच के छोड़ दूं तो SHM करेगा इसे। लेकिन यदि मैं साइड में खींचूं इधर और टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दूं तो यह, यानी कि हमने खींचा यहाँ लाया, इसको साइड में लाया, ओके, गिवन ए टेंजेंशियल वेलोसिटी इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, क्या करेगा, यह रिवॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करेगा इस तरह से। तो ये जो शेप बनाता है, जो पाथ ट्रेस करती है, जो स्ट्रिंग पाथ ट्रेस करती है, जो पाथ ट्रेस हुआ ना, तो सिंस दिस पाथ ट्रेस्ड बाय दिस स्ट्रिंग इज द कॉनिकल शेप, द शेप इज कॉनिकल। थोड़ा पाथ कैसा है, कॉनिकल। तो ये पाथ जो ट्रेस कर रहा है स्ट्रिंग को, कॉनिकल है बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं कॉनिकल पेंडुलम। दिस इज ए रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। एंड नाउ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, कैसे करोगे, देखो। सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, स्ट्रिंग के द्वारा जो बनाया गया एंगल थीटा है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन T, क्योंकि यदि T नहीं होगा तो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिलेगा। तो T यहाँ पर क्या काम करा बेटा, mg, इसका एक कंपोनेंट इधर ये T है ना बेटा। तो एंगल के सामने मैं बताऊंगा आपको कि हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखो बेटा ये T है, यहाँ पर क्या आ गया, T साइन थीटा आया। आओ अब इस पर क्या आया,
इस पे आ गया टी कॉस थीटा। ओके, तो टी साइन थीटा एंड टी कॉस थीटा। अब कैसे बैलेंस करोगे इसको? अब हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा यहाँ पर कि हु इज द प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है? ट्राई टू डू। कौन दे रहा है? बहुत आसान बेटा। कौन दे रहा है सेंटीमीटर फोर्स? जो रेडियस पर होगा, सेंटर के तरफ होगा, वही देगा। अब आपको मात्र ये देखना होता है कि कौन सा फोर्स वहाँ पर रेडियस पर है। यहाँ पर रेडियस पर कौन है? टी साइन थीटा। तो कौन देगा? टी साइन थीटा, क्योंकि यही रेडियस है। तो यही यहाँ पर एफ सी हमारा होता है बेटा रेडियस पर। तो कौन उपलब्ध है वहाँ पर? टी साइन थीटा। तो एक बात तो बिल्कुल डायग्राम से देखने से लगे बेटा क्या कि टी साइन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? एफ सी हो गया। अब जा देखना, अब टी ऊपर है, एम जी नीचे है, न बस तो ऊपर जाना है न नीचे जाना है। तो ये शो कर रहा है टी बराबर क्या हो गया? टी बराबर एम जी हुआ। यदि टी ज़्यादा हो जाए, टी कॉस थीटा ज़्यादा हो जाए तो बस तो ऊपर जाएगी, एम जी ज़्यादा हो जाए तो नीचे आएगी। तो यहाँ पर एक है बेटा टी कॉस है ना, तो फिर से जैसा लिख दिया जाए इसको, ऊपर बेटा हम लोग का टी कॉस है, ध्यान देना यहाँ पे टी कॉस है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी कॉस थीटा बराबर हो गया एम जी हो गया। अब टी बराबर क्या हो गया तब? एम जी अपॉन कॉस थीटा हो गया। चलो अब यहाँ देखिएगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा है तो टी की वैल्यू रख दो। यहाँ पर टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टी की वैल्यू रख दिया जाए। टी की वैल्यू कितनी है बेटा? एम जी बाई कॉस थीटा ना। देखिए एम जी बाई कॉस थीटा यहाँ पर ले लिया जाए तो एम जी अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या? यहाँ है साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू एफ सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड। चलो अब जरा देखो बेटा कि आर बराबर क्या आ जाए। देखिए तो यहाँ पे है एल, यानी कि ये भी रस्सी की लंबाई बेटा, ये भी रस्सी की लंबाई। जब यहाँ पर ले गए तो ये भी एल लंबाई वही है ना। तो यहाँ पर है एल, तो यहाँ क्या बनेगा? देख रहे हैं यही रेडियस है बेटा, यह इतना रेडियस है। तो आर है रेडियस, तो आर बराबर क्या लिख सकते हो? एल साइन थीटा। देखिए आर ये है, एल है, तो आर क्या होगा? इस ये बेटा हाइपोटेन्यूस पे एल है और एंगल थीटा है, थीटा के सामने साइन, थीटा सामने परपेंडिकुलर पर हमेशा साइन। तो ये क्या होगा? आर इक्वल टू एल साइन थीटा। और यहाँ पर टी था तो यहाँ पर क्या आया था? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। आर बराबर क्या हुआ? एल साइन थीटा। अब चलो आर बराबर एल साइन थीटा, तो एल हम लोग कैपिटल लिए हुए हैं, तो चलो तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा ले लिया बेटा। अब आ जाइए, अब एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम, आर की वैल्यू रखे बेटा एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड नाउ सॉल्व दिस। एम से एम हट जाएगा, साइन थीटा से बेटा ये साइन थीटा हट गया, यहाँ पे आया जी बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या बेटा? यहाँ बचा है ओमेगा स्क्वायर एल बचा हुआ है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे एल नीचे चला जाएगा तो जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब ओमेगा बराबर कितना हुआ? अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब यदि हो सकता है कि आपके एग्जाम में एंगुलर वेलोसिटी पूछे, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो आप यहाँ पर आंसर मार देते ना, यहाँ पर आंसर मारते और कहते कि दिस इज सो मच। एक क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो गया। ओके चलो बेटा अब जा देखना। लेकिन ओमेगा बराबर पूछा है टाइम पीरियड, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? जानते हो ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। एंड देयरफॉर
टी विल बी हाउ मच, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जे। ओके, तो दिस इज द टाइम पीरियड। This is the time period of the conical pendulum, and this is the process how question will be solved. Okay, चलिए अब आप एक बार फिर से देख लें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखो बेटा, अब द बेस्ट आइडिया ये है कि लास्ट में जो आंसर आया है वो आपको याद रहे। अब जैसे मान लीजिए ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल भी लेंगे, कोई बात नहीं, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन यह 2 मिनट समय लेगा ना, 1 मिनट ही ले, आधा मिनट ही ले, तो समय लेगा एग्जाम में। और आपको वह प्रोसेस यूज करना है जो सबसे कम से कम समय ले। तो द बेस्ट आइडिया, ये सब जानते हैं आप, कॉनिकल पेंडुलम जैसे सिंपल, मैं कहूँ कि सिंपल पेंडुलम टाइप पीरियड क्या होता है, तो आपका जैसा T/2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो याद है ना। तो जब सिंपल पेंडुलम याद है तो कॉनिकल पेंडुलम को याद करने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए बेटा। एवरीथिंग शुड बी लर्न। ओके, T/2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, दैट शुड बी लर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन में बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस हम ले रहे हैं बेटा एग्जाम्पल। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको सीट है बेटा आपके पास में, तो आप कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने का। चलो देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर एक हेमी स्फेरिकल शेप का इस तरह का एक ट्रैक लिया गया है, ट्रैक। जिसका रेडियस आ रहा है। यहां पर बेटा एक कॉइन रखा हुआ है, बेटा, जिसका मास m है। एक कॉइन रखा हुआ जिसका मास m है। इसको जब हम स्लाइड करते हैं, कॉइन को स्लाइटली पुश्ड, आप डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे क्या क्या बोल रहा हूँ। तो स्लाइटली पुश्ड, इसे जब स्लाइटली पुश करते हैं तो इसमें ट्रैक पर ऐसे आता है स्लाइड करते हुए, और यहाँ पर कहीं पर आ करके ना, यहाँ पर कहीं पर आता है तो सरफेस को छोड़ देता है, वो टेंजेंट बनाता हुआ बाहर निकल जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऊपर से, टॉप पॉइंट से, हाउ मच बिलो दिस विल लीव द सरफेस। बेटा यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी। चलो बेटा अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग बताना है। तो अब यह क्वेश्चन 2 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, लगातार 2 बार। एक साल पूछा कि कितना नीचे, हाउ मच बिलो, और एक बार पूछा कि हाउ मच एबव फ्रॉम द ग्राउंड द कॉइन विल लीव द सरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा बेटा कि हाउ मच बिलो कॉइन will leave the circular track। सर्कुलर ट्रैक को कितना नीचे छोड़ देगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरे साल आया लगातार, दूसरे साल
तो पूछा कि हाउ मच एबव फ्रॉम ग्राउंड कॉइन ओके। तो अब हाँ एक बार कोशिश करें बेटा आप। और आपकी पूरी जो PDF शीट है बेटा मेरे हाथ में है, पूरा का पूरा कंप्लीट। हाँ बेटा कोशिश करिए। हो गया? चलिए बेटा अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, वही मैं देख रहा हूँ बेटा कि यह भी क्वेश्चन किसी नंबर पे दिया हुआ है आपके शीट में, सारे क्वेश्चन है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करना बेटा तो कैसे करोगे, क्या कंसेप्ट होगा इसके पीछे, तो आइए मैं इसी डायग्राम पे समझा देता हूँ बेटा। इसी डायग्राम पे ले लिया जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्व देखें। बेटा यहाँ पर ये कॉइन जब यहाँ पर पहुँचा, जिस समय सरफेस को छोड़ रहा है उस पॉइंट को आप लीजिए और ये देखिए कि उस पर उस समय कितने फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है बेटा, एक mg है, एक इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो नॉर्मल फोर्स जानते हैं बेटा कि जस्ट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या कोई फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पर? हाँ बेटा मान लिया जाए कि यह एंगल है थीटा, तो यह एंगल कितना हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट एंगल भी हो जाएगा थीटा, होगा ना। तो जब ये एंगल थीटा होगा बेटा तो ये एंगल, चलो या हम लोग बेटा इसको थीटा मान लेते हैं। चलिए चलो बेटा, तो यहाँ पर इसको हमने mg मान लिया बेटा, और यह एंगल हम लोग यदि लेते हैं थीटा तो जब देखा जाए क्या बनेगा। यहाँ थीटा लेंगे बेटा तो इस पर आएगा क्या, ये थीटा ले लिया, चलिए इसी को ले लेते हैं, ये थीटा ले लूँ तो ये भी क्या हुआ, ये भी थीटा हुआ। चलो बेटा अब ध्यान देना, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन मन में सोचें, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल जहाँ पर ये छोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टेंजेंट बना रहा है, टेंजेंट के पैरेलल एक मन में लाइन सोचिए। तो जब यहाँ पे लाइन देखो बेटा तो यहाँ पर इस पे क्या आ जाएगा, ये mg है ना, तो यह इस एंगल के लिए सामने पड़ेगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर पर हमेशा साइन आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ mg साइन थीटा, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो mg साइन थीटा, तो हियर विल बी आल्सो mg साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा ही उसको पुल कर रहा डाउनवर्ड। अब mg कॉस थीटा कहाँ पर है, तो ये हुआ क्या, ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ mg कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यह बेटा इस एंगल के लिए क्या बना है, यह बेस है, दिस इज द बेस, और ये
यह है क्या है, हाइपोटेन्यूस, जिस पे mg है, तो परपेंडिकुलर mg साइन, और ये क्या बना mg कॉस। अब अब आप ये बताओ हमको कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स अभी तक सर्कुलर मोशन कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ करके वो छोड़ रहा है, तो आप बताइए कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाई कौन कर रहा है, जल्दी देख के बल डायग्राम बताइए। mg cos थीटा टूवर्ड द सेंटर, और n क्या है, अपोज कर रहा है, तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। बस अब क्या, जिस समय यह सरफेस, जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होती हैं, तो जब तक वो दोनों वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में रहेंगी तब तक नॉर्मल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब वस्तुएं आपस में कांटेक्ट लॉस करती हैं, तो लॉस तभी करती हैं जब नॉर्मल जीरो हो जाता है। तो या तो हम कहें कि नॉर्मल जीरो हो गया तो उसने कांटेक्ट लॉस किया, या तो कहें कि कांटेक्ट लॉस हुआ तो नॉर्मल जीरो हुआ। यानी यदि कांटेक्ट लॉस होगा तो नॉर्मल जीरो होगा। अब जिस समय यह वस्तु या कॉइन इस सरफेस को छोड़ रहा है, तो उस समय नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सिंस n बिकम्स जीरो, क्यों, बॉडी कांटेक्ट क्या कर रही है, कॉइन लॉसेस कांटेक्ट, तो n की वैल्यू n की वैल्यू तुरंत ही जीरो हो जानी है। अब बचा क्या आपके पास, अब बचा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब आप कहेंगे कि यह v की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज किया जाए कि यह हाइट h है, सपोज किया जाए बेटा ये हाइट h है, तो यह वस्तु यहाँ से यहाँ आई है, यानी कि अपना हाइट कितना लॉस की है, h। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट विल बी वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ये वैल्यू v की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जल्दी बोले, हाँ निकाल के बताइए तुरंत। यहाँ पर जो v की वैल्यू वेलोसिटी दिखाई दे रहा है आपको, ये v का मान बताइए कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात बेटा, h है ना, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से जब वस्तु यहाँ पे आई, h हाइट नीचे आई, तो वह वस्तु जब नीचे आएगी तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी। कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई बात ना समझ में आए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। अब देखो बेटा कितना लॉस किया, mgh, तो बेटा हमेशा लॉस इन का पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या कर दोगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बेटा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, mgh, गेन कितना हुआ है, हाफ mv स्क्वायर, m से m हटा दिया, v बराबर अंडर रूट 2gh। तो ये बात तो आप वैसे भी जानते हैं कि h हाइट कोई वस्तु गिरती है तो उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है, ये तो आप जानते ही। अब यहाँ तो अभी तक आप जानते थे कि जब वस्तु सीधी गिरती है तब होता है, नहीं, वस्तु चाहे सीधा गिरे, चाहे तिरछा गिरे, लैटरल गिरे, चाहे कोई एंगल बनाता हुआ गिरे,
हमेशा h हाइट, वर्टिकल हाइट यदि h है तो वेलोसिटी अंडर v इक्वल टू अंडर 2gh ही होता है. लेट वर्टिकल हाइट कवर्ड इज h, then velocity after that will be v equal to under 2gh always. तो फिर क्या होगा बेटा, v की वैल्यू मिल गई तो v की वैल्यू पाए हम लोग अंडर 2gh. पुटिंग वैल्यू हियर mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू 2gh अपॉन r. यम से यम हटा दिया. अब यहाँ पे आया जी भी है बेटा, जी भी हटा दो. अब जो बचा है उसको ले दिया जाए. कॉस थीटा केवल इधर बचा हुआ है बेटा, और यहाँ पर बचा हुआ है क्या, h बाई आर, और एक 2 बचा हुआ है. बस इतनी चीज़ बची हुई है. अब जरा देखा जाए बेटा कि h बाई आर किसके बराबर है. चलो डायग्राम में देखना होगा बेटा, h बाई आर किसके बराबर बेटा, ये h है तो ये क्या हुआ, ये r माइनस एच लिख सकते हैं कि नहीं इसको. यह ऊपर h है तो इसको मैं पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस में से h ऊपर है जब इतना, ये पूरा r है तो ये इतनी हाइट क्या हुई, r माइनस एच. अब मैं कास थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो कास थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि r या r माइनस एच अपान r. देखो ध्यान देना बेटा, ये बेस है, बेस, और हम कास थीटा की वैल्यू बतानी है. तो कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस क्या है, रेडियस, तो r माइनस एच अपान रेडियस. तो कास थीटा इक्वल टू, चलो अब यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू रखता हूँ. तो सिंस कास थीटा इक्वल टू r माइनस एच अपान r. ओके, यही था ना बेटा. चलो अब यहाँ पे रख दो वैल्यू. तो r माइनस एच अपान r इक्वल टू 2h अपान r. r क्या होगा बेटा, कैंसिल हुआ, या h उधर भेज दीजिए. r इक्वल टू 3h, तो h इक्वल टू r अपान 3, h इक्वल टू r अपान 3 हो गया. दिस इज द आंसर. ओके, अच्छा अब यह h क्या था, हाउ मच बिलो, तो आप क्या कहोगे आंसर, h इक्वल टू r बाई 3 बिलो द टॉप, या ऐसे कर दें. हो बेटा, तो h इक्वल टू r बाई 3 बिलो. ओके, दैट इज आंसर इनफ. आओ अब कह रहा बेटा कि हाउ मच एबव द ग्राउंड. चलिए अब दूसरे सेकेंड पार्ट का आंसर दे दिया जाए. हाउ मच एबव द ग्राउंड. अब क्या करोगे बेटा, ऊपर से जब वह पूरा रेडियस r है, और जब ऊपर से h की वैल्यू r बाई 3 आई, तो नीचे से क्या हो जाएगा, h डैश बराबर कर दिया जाए, तो r माइनस h बाई क्या है, r बाई h का मान कितना है बेटा, या सीधे ऐसे कर दें, क्या है बेटा, चलो बोलो, बराबर कितना हो गया, r माइनस नहीं r बाई h की वैल्यू तो आ चुकी है ना बेटा, तो r माइनस r बाई 3 आया है, कितना हो गया, 2r अपान 3. दैट इज आंसर. तो जब आपसे कहा जाएगा तो अब इसका 2 आंसर आया. जब ये कहा जाएगा कि हाउ मच बिलो, तब लगाना होगा h इक्वल टू r बाई 3. जब ये कहेगा कि हाउ मच एबव द ग्राउंड, तब मारना होगा 2r बाई 3. तो कब 2r बाई 3 और कब r बाई 3. तो यहाँ पर
यहाँ पर यह दो क्वेश्चन 2 साल लगातार आया। पहले साल पूछा कि हाउ मच बिलो, और दूसरे साल पूछा कि हाउ मच एबव। तो जो पहले साल बच्चे बैठे हुए थे, जो ड्रॉपर थे, हाउ मच बिलो याद था उनको, जैसे इक्वल टू r/3 आता है, h इक्वल टू r/3 याद था। अगले साल पूछ गया कि हाउ मच एबव द ग्राउंड, तो मारना चाहिए था आंसर 2r/3 पर। बहुत सारे बच्चों ने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि टॉप से नीचे पूछा है कि ग्राउंड से ऊपर पूछा है, और मार के चले आए r/3 पर। जानते हुए भी कुछ भी नहीं करना था, केवल r में से r/3 माइनस कर देना था। सब कुछ उनको याद था, लेकिन चूंकि ध्यान न देने की वजह से आंसर बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया जब आया था। तो आप, इसलिए मैं यह दोनों बातें समझा रहा हूँ बेटा कि आप बिल्कुल मत मिस्टेक करिएगा। यहाँ पर ये कब है, बिलो, और ए कब है, देखो हाउ मच एबव द ग्राउंड, और ये क्या है, बिलो द टॉप, बिलो द टॉप बेटा। तो इतना बिलो द टॉप जब पूछेगा तो ये, एबव द ग्राउंड पूछेगा तो ए। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये दोनों आंसर बेटा अच्छी तरह से तैयार हो, कॉपी पे अच्छी तरह से नोट बना लें, अच्छी तरह से लिख लें, क्या, क्यों, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लें। हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन नोट करिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ है breaking stress of a simple pendulum string is 2 mg, where m equal to mass of bob and string is massless, एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी रस्सी मासलेस है, और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस 2 mg के बराबर है, 2 mg के बराबर है। ठीक बेटा, एट t इक्वल टू 0 बॉब इज at horizontal position, t बराबर 0 पर जो बॉब था, यानी कि पेंडुलम का जो स्फेरिकल बॉडी बंधी होती है वह हॉरिजॉन्टल था, एंड रिलीज्ड फाइंड value of theta at which string can break. Find the value of theta at which the string can break. यानी कि वह थीटा का मान बताओ जब स्ट्रिंग क्या कर सकता है बेटा, स्ट्रिंग ब्रेक कर सकता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर दिस एग्जामिनेशन मीन्स द नीट 2026। कैसे करोगे बेटा, ट्राई टू डू। बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा आपके सामने। अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे अच्छे। तो अब एक दो ही बात होती है, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, चारों में देखते हैं ABCD में से कौन सही लग रहा है वहाँ मार देते हैं।
हो गया? चलो बेटा अब आप इस वीडियो को रोक दें यहीं पे और रोक करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए और तब फिर हमारे सोल्यूशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और तब फिर इसको मिलाइएगा। हो गया? आइए अब देखो बेटा इसका सोल्यूशन देखो क्या है। क्वेश्चन में पहले बोला क्या है उसको पहले स्केच कर दीजिए, बना दीजिए। यह एक सिंपल पेंडुलम बोला है, यहाँ पे बंधा हुआ है ये, और इसको छोड़ दिया गया। तो छोड़ दोगे बेटा तो इस तरह से ये ऐसे है प्रेजेंट टाइम में, और ये वर्टिकल लाइन है, ये गिर रहा है इससे। कह रहा है कि उस समय का थीटा बताओ जब स्ट्रिंग ब्रेक कर सकता है। तब यहाँ से गिर रहा है, मान लो बेटा गिरते हुए कभी यहाँ आया, मान लो बेटा गिर रहा है, ये पाथ को फॉलो कर रहा है ये, ठीक। चलो यदि देखा जाए, सपोज किया जाए कि इस एंगल पर, दिस इज द एंगल एट विच स्ट्रिंग में ब्रेक, टी मान लिया, और ये हाइट h है। सपोज दिस हाइट इज h, तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर स्पीड क्या थी, 0 थी, टेंशन t है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, mg t, ये क्या बनेगा, t cos थीटा, यहाँ क्या बनेगा, t sin थीटा, ये क्या है, mg, तो mg, यहाँ क्या बनेगा, mg, ये थीटा ना बेटा, तो यह भी एंगल थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ये mg cos थीटा होगा, तो ये mg sin थीटा होगा। हाँ, इतना क्लियर हो रहा है पहले। और अब ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, हम कैसे फोर्सेस ड्रा कर रहे हैं और उसके बाद कैसे सोच रहे हैं। तो हर क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसान और सिस्टमेटिक है सर। कैसे करना है, आपको ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देने वाला है, कौन दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें बेटा कि जिस समय यह पेंडुलम यहाँ पे पहुँचा था ना, गिरते हुए यहाँ पर आया था, उस समय देखा जाए इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v बराबर क्या था, तो v बराबर √2gh। वाई? बिकॉज लॉस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी को टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी, एंड यू विल गेट, h हाइट गिरा है तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, mgh, गेन कितना हुआ काइनेटिक में, हाफ mv²। फिर पाओगे क्या, v बराबर √2gh, तो v विल बी √2gh। वेयर इज h, दिस इज द h। Up. And now the question, according to this diagram, according to this figure, now find that who is the providing required centripetal force. Yes, right there, write in your copy. Who is the providing required centripetal force? Try to do. Yes, मैं जो बोला बेटा उसकी वैल्यू आप निकालें, मेरे साथ आप अच्छी तरह से सॉल्व करते रहिए, और कभी भी मन में मत सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे आ रहा है। हाँ, कोशिश करिए हमेशा लर्न करने की। जो आता है वो आपके पास तो है ही, जो आता है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आता है वो तो आप सीख चुके बेटा, वो तो आप जानते ही हो। आपको वो चीज़ सीखनी है जो आपको नहीं आती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है, और किसी भी चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना हम।
तो हम आपको क्या करते हैं, हम आपको गाइड इसलिए करते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ना करा दें कि कहीं से कुछ भी पूछे तो आप उसको कर लें। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो हम गेस कर देते हैं कि हाँ यही आएगा। तो लगभग 20-22 साल से करते हुए आदत हो गई बेटा कि बता ही देता हूँ कि हाँ क्या क्या आएगा। बस इतना ही अंतर होगा कि 45 एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा तो 45 बदले 200 बताऊँगा, लेकिन आएगा तो उसी में से। फिलहाल ट्राई टू डू। चलिए मैं करूं। आओ बेटा देखो अब। तो हु इज द प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। हर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी क्वेश्चन हो तो आपको पहले यही देखना है कि सेंटीमीटर फोर्स हु इज द प्रोवाइडिंग, कौन दे रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ द फोर्स along the radius toward the center who can provide it. Let there be no any force, then circular motion will not be the possible. आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हु इज द प्रोवाइडिंग हियर, कौन है बेटा रेडियस पर, यह सेंटर, यह है रेडियस, रस्सी की लंबाई, ये लेंथ स्ट्रिंग का रेडियस है। रेडियस पर बाहर कौन है, mg cos थीटा। तो जो नेट फोर्स होता है रेडियस पर टुवर्ड द सेंटर दैट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो हु इज प्रोवाइडिंग हियर, जो सेंटर की तरफ होगा वही देगा। तो कौन है उधर, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर बाई r। r क्या है, चाहे r लिखो बेटा चाहे l लिखो, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, r ही मान लिया जाए। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर कहीं पर लो तो बेटा, क्योंकि h बराबर क्या है आप लोगों का, सॉरी l बराबर क्या है, r है। रस्सी की लंबाई l और रेडियस दोनों बराबर होंगे। तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब v की वैल्यू रख दिया जाए। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू बोला बेटा कि स्ट्रिंग में टेंशन, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो सकता है, तो स्ट्रिंग में टेंशन t, और कहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो बेटा देखो, तो मैक्सिमम, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि वह टेंशन जिस पर वह स्ट्रिंग ब्रेक कर सकता है। तो t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, t मैक्स इक्वल टू 2mg, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द टेंशन स्ट्रिंग इज 2mg, तो t बराबर 2mg हो गया। तो अब यहाँ 2mg लिख दो, 2mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब रही बात v की, तो v बराबर जानते बेटा कि v बराबर क्या हुआ, अंडर रूट 2gh हुआ ना। चलिए तो 2mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू 2gh बाई r हो गया। आ जाओ चौटा। अब जा देखिएगा, अब यहाँ पर 2mgh बाई r और h बाई r जैसा देखा जाए डायग्राम में क्या है बेटा, तो h ये है और r ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज द cos थीटा। यही देखिए डायग्राम में बेटा, h बाई r साफ दिख रहा है इक्वल टू cos थीटा। देखिए दिस इज द h, ये h इतना हुआ और ये r, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू cos थीटा। तो h बाई r इक्वल टू cos थीटा। नाउ पुटिंग हियर cos थीटा, तो 2mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे बेटा, h बाई r। तो 2mg h बाई r इक्वल टू cos थीटा, तो देयरफॉर यू कैन राइट डाउन दिस हियर। अब ये उधर भेज दे रहा हूँ बेटा, 2mg इक्वल टू यहाँ पे जाके क्या बनेगा,
3mg cos थीटा बना, mg से mg हटा दो, 2 बराबर क्या बना 3 cos थीटा, 2 बराबर क्या बना 3 cos थीटा, एंड देयरफॉर द cos थीटा विल बी हाउ मच 2/3, देयरफॉर थीटा विल बी हाउ मच cos इनवर्स 2/3. This is the answer. ओके, एक बार फिर से देख लें पूरा डिटेल से एक बार. क्वेश्चन क्या था बेटा, क्लियर है? एक सिंपल, फिर से बात सुन लें, एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है एंड इट रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इट रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और यह इस पोजीशन से छोड़ दिया गया. जब ये गिर रहा था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं न कहीं वह ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कुछ वैल्यू दी हुई है, और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया बेटा 2 mg, तो 2 mg इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस. अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि यह किस एंगल पर ब्रेक करेगा. आपको थीटा की वैल्यू बतानी है. आपने देखा बेटा क्या किया, यहाँ से छोड़ दिया और थीटा मान लिया कि थीटा है, इस पर वो ब्रेक कर रहा है, ये थीटा हो गया. रस्सी स्ट्रिंग यह है बेटा, टेंशन टी माना, टी साइन इधर है, टी कॉस इधर है. अब बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, वो समझ जाते हैं कि टी साइन थीटा 100 सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है. नो, रेडियस कहाँ पर है, सेंटर तो यह है ना, रेडियस ये है ना बेटा, स्ट्रिंग की लंबाई, रस्सी की लंबाई रेडियस है. वहाँ कौन है टी, लेकिन टी का विरोध करने वाला कौन है mg cos थीटा. तो नेट फोर्स कितना हो गया t माइनस mg cos थीटा. तो t माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, एंड यू नो दैट सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. तो देयरफॉर द fc मीन्स t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. तो बेटा t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. पुटिंग द वैल्यू ऑफ v अंडर 2gh, t की वैल्यू कितना दिया बेटा 2 mgh. अब देखो बेटा 2 mg दिया है, दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस. क्या दिया बेटा bs, bs मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है इक्वल टू t max. ये मीन्स द मैक्सिमम टेंशन हाउ मच कैन बी अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग एट विच इट मे बी ब्रेक, दैट इज द 2 mg. इन योर क्वेश्चन इट मे बी दैट गिवन 3 mg, or that may be given 1.5 mg, or that may be given mg. Whatever given in your question you can put here for the bs. This is breaking stress, means that is the maximum tensile value. क्या होती है t की max, what may be possible, that is the breaking stress. In your question it is given 2 mg, तो put in here 2 mg. t की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा 2 mg here. मान लो 1.5 रहता तो हम यहाँ 1.5 लिखते. अब मान लो 3 mg रहता तो यहाँ हम 3 mg लिख देते, माइनस mg cos थीटा IGT से यहाँ पर नोट किया, और mv स्क्वायर बाई r. Since you know that v equal to, now you know well that v equal to under 2gh, and they were putting the value here 2 mg minus mg cos theta equal to s so much, and now again solving 2 mg minus mg cos theta equal to h by r. Now you know according to phi h by r equal to cos theta, h by r equal to cos theta, putting the value here 2 mg h by r means cos theta, therefore that becomes cos theta. इसको उधर ट्रांसफर किया बेटा तो 2 mg equal to 3 cos theta, and therefore you will get theta equal to cos inverse 2/3. This is a very fantastic question. ओके, क्लियर है. तो आपका ए अप्रोच होना चाहिए. चैप्टर थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी फिनिश हो चुकी है, न्यूमेरिकल चल रहा है. न्यूमेरिकल में भी जस्ट इससे पहले का एपिसोड L13 नंबर का क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल था. अब कौन कौन न्यूमेरिकल से बेटा उसे तो बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन याद है कि मतलब बता दिया हूँ. अब जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा वो फिर क्वेश्चन सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं. अब आपको हमने दिया है PDF शीट आपके पास होगी. जिनके पास नहीं PDF शीट होगी बेटा वो व्हाट्सएप पे जुड़ करके PDF शीट अपनी ले सकते हैं, मांग सकते हैं. तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो आपको वीडियो में आपको देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, और आप हमारे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप टर्म कंडीशन जान सकते हैं, मंगा सकते हैं, जुड़ सकते हैं. और वहाँ पर आपको चूँकि अभी फिजिक्स से 2 चैप्टर तो है की बात हो नहीं रही है. फिजिक्स आपका जो कंप्लीट सिलेबस बेटा दैट इज़ नॉट ए 1 चैप्टर, सर्कुलर मोशन दैट इज़ नॉट ए 1 चैप्टर. द वेक्टर या कोई भी एक चैप्टर तो है नहीं.
तो देयर आर ए ह्यूज सिलेबस ऑफ द फिजिक्स, ह्यूज सिलेबस, टोटल इलेक्ट्रोस्टैट, टोटल मैग्नेटिज्म, टोटल मॉडर्न फिजिक्स, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल वेव एंड ऑसिलेशन, टोटल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आपको सब पढ़ना है ना, एक दो चैप्टर से तो होना नहीं है। आप कोई वेक्टर पढ़ा दिया बहुत अच्छा, दैट इज वो कोई मतलब उसका नहीं है। मैथमेटिकल अप्रोच ही पढ़ाते रहते हैं, 2 महीना खींच लेते हैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने में, इसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ाने में, तो 1.5-2 महीना उसी में बीत गया। आप अपने सिलेबस को देखें, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे देना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा 3 ब्रांच नंबर 1 पे होना चाहिए। नंबर 1 कंप्लीट मैकेनिक्स, नंबर 1, यस नंबर 1 पे डाल दें कंप्लीट मैकेनिक्स, नंबर 2 पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, और नंबर 3 पे मॉडर्न फिजिक्स। यदि यह 3 ब्रांच आपकी अच्छी तरह से तैयार है तो मतलब आप 30 से 35 क्वेश्चन बहुत आसानी से मार देंगे, 35 क्वेश्चन 35 प्लस। अब रही बात कि बाकी के 10 के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, तो ऑप्टिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट, वेव एंड ऑसिलेशन, तो ये सारी चीज़ें जो भी बची हुई हैं तो वो आपको आएंगे। और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फिजिक्स बहुत ह्यूज सिलेबस, तो 30 to 35 तो 3 ब्रांच से, और ये बाकी सभी से मिला करके आपके 10 से 15 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस है। तो हम आपको इसी ऑर्डर में पढ़ाएंगे भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद में वेव एंड ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद बेटा जो बचा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो दैट विल बी कंप्लीट। ओके, तो फिलहाल तो इसीलिए कह रहा हूँ बेटा कि ये 2 चैप्टर की बात है नहीं, यह पूरा तो आपको पूरा साल भर बने रहना, तो साल भर तो अब है नहीं। अब देयर आर ओनली अबाउट, तो आज के डेट से देखा जाए तो आज है 4 अगस्त, 4 अगस्त, तो 4 अगस्त 2025। तो आज से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में 9 मंथ सम डेज आर देयर, मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 महीना तो पूरा नहीं होगा, 10 महीना पूरा नहीं होगा, तो 10 महीने से कम ही है, 9 मंथ सम डेज अब केवल वर्ष रह गया है। ओके, तो आपको अपनी तैयारी कैसी करनी है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और आपको एक बहुत अच्छी तरह से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इस तरह से करना है, PDF शीट को सॉल्व करना है, और नहीं तो एग्ज़ाम के समय जल्दी जल्दी घबराएंगे कि सर ये नहीं पूरा है, वो नहीं पूरा है, और यहाँ वहाँ पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल घबराना है। तो इसलिए आप P100 फिजिक्स मैथ्स डिपार्टमेंट SDP सर बेटा आपको द बेस्ट, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको द बेस्ट मिलेगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ें, जिससे मन करे वैसे पढ़ें। फिलहाल कम ऑन द पॉइंट, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्लियर हो गए यहाँ पे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब लेते हैं कोई और क्वेश्चन। चलो बेटा, अब कह रहा है क्वेश्चन में, आइए अब का टाइप बदलते हैं क्वेश्चन का बेटा। तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से सिखाते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन को दोबारा ले रहे हैं। आइए देखा जाए, कह रहा है कि चलो बेटा यहाँ पर एक हाँ बेटा, तो फिर से बना दें। एक पार्टिकल है, कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। एक कोई पार्टिकल है, मास 2 kg, मास है 2 kg। ओके, इसकी वेलोसिटी दिया बेटा v बराबर, वेलोसिटी दिया है 4t+2 मीटर पर सेकेंड। तो एट t = 0, at t = 0 velocity of this body is given 4t+2 meter per second. Mass is also given here and the radius is also given. This is the r. So radius is 4 मीटर। रेडियस की वैल्यू दिया बेटा 4 मीटर। और आपसे कह रहा है नंबर वन, व्हाट इज
एक्सेलरेशन। नंबर 2, व्हाट इज फोर्स? एक्टिंग। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? नंबर 3, ओके, ट्राई टू डू। हाँ, यह क्वेश्चन जरूर सॉल्व होने जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको L12 और L13 में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका आंसर तुरंत निकल जाना चाहिए। ट्राई टू डू। 2 मिनट का समय लीजिए, जल्दी से सॉल्व करिए, जबकि आपके एग्जाम में 1 ही मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए। हो गया? आइए अब हम सॉल्व करें बेटा, अपना आंसर आप मिलाएंगे। चलिए, हाँ, आप वीडियो को रोक दें बेटा, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को हमारे बताने के पहले जरूर रोक करके सॉल्व करिए। पॉज करिए वीडियो को, वहाँ क्लिक करिए, रोक दिया, हाँ, सॉल्व करिए। क्यों कि ऑलरेडी मैं यह टाइप आपको बता चुका हूँ L12 और L13 में, तो अब तो आना चाहिए ना बेटा। यदि नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। ओके, चलिए अब हम कर रहे हैं। आप देखिए बेटा, यदि आपका सही आप भी किए हो बेटा तो द बेस्ट, नहीं किया है तो देखिए मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। पहला आंसर व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आंसर लिखिए इसके साथ सामने अपना। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये भी लिखिए। फिर पावर रिक्वायर्ड फॉर द मोशन, पावर क्या कितनी जरूरत पड़ेगी बेटा इस मोशन को करने के लिए, ये भी लिखिए आप वहाँ पे, एग्जैक्टली लिखिए, साफ साफ। हो गया? चलिए अब आइए, तो जानते हो बेटा कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। कैसे आप पहचानोगे कि दिया गया जो मोशन है वह यूनिफॉर्म है कि नहीं, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? तो कभी भी पहचानने की जो बात होती है वह केवल और केवल किससे होती है? किससे होती बेटा? केवल और केवल स्पीड से। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि स्पीड वेरिएबल है, कैसे पता चलेंगे कि करेंगे कि वह वेरिएबल है? तो स्पीड में t आ जाए या डिस्प्लेसमेंट x आ जाए, ऐसा कुछ भी होगा तो समझ जाएंगे कि वह वेरिएबल है। यहाँ पर स्पीड में क्या आया हुआ? अब आप सोचोगे बेटा कि यह वेलोसिटी है कि स्पीड, तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप कोई डायरेक्शन दिया हो। जब लिखते हो वेलोसिटी बराबर इतना, तो तुम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे होते हो। मैं कहूँ वेलोसिटी बराबर 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब कि आपने डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इज एक्चुअली स्पीड है। जब उसके साथ में डायरेक्शन लगा दोगे तब ना वेलोसिटी बनेगा वो। क्लियर? तो यहाँ पर v = 4t+2, तो ये क्या है एक्चुअल में? यह v = यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी है, बिकॉज दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन विल बी हियर, आइदर दैट इज i j या j k या i j हो या j k हो या k i हो, मतलब कुछ भी हो। यहाँ 2 लेना होगा, इसलिए लेना होगा क्योंकि बेटा यहाँ पर ये 2D मोशन है ना, सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ द 2D मोशन। 2D प्लेन में होता है मोशन, ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन द L11
अब यहाँ पे स्पीड है बेटा, तो स्पीड में क्या है, टाइम है, तो साफ दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, अब लिखेंगे स्पीड बराबर v बराबर 4t + 5, तो 4t + 2 है बेटा, तो 4t + 2, तो स्पीड इक्वल टू v इक्वल टू 4t + 2 मीन्स क्या है, यह स्पीड है, टाइम का फंक्शन है, स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो स्पीड यानी कि v चेंजेज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो वेरिएबल है, तो स्पीड क्या मिला, वेरिएबल। तो कौन सा मोशन हुआ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो देखते ही तुरंत क्या, AC होगा और AT होगा, दो फोर्स, कौन, FC और FT होगा, दो एक्सीलरेशन, दो फोर्स, दो पावर, लेकिन PC हमेशा 0 होता है, तो पावर में केवल FT ही रहेगा। अब PC क्यों 0 होता है, L11 में बताया हूँ। FC बराबर mv²/r, FT बराबर MAT, MAT, तो FT के रूट। AC बराबर जानते हो क्या होता है, AC v²/r, AT dv/dt। तो सारी चीज़ें आपको इसी तरह से शुड बी लर्न लाइक दिस। थोड़ा भी कन्फ्यूजन में रहेगा कि ऐसा वैसा, थोड़ा भी इफ बट यदि वहाँ है, तो आप क्वेश्चन को सही एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, टाइम कम होगा, और यहाँ पर यदि आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे मेरे साथ आप कर नहीं रहे हैं और आप वीडियो को देख रहे हैं, केवल बस देख रहे हैं पिक्चर की तरह से, तो आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में अच्छी तरह से करने के लिए जब हमने कहा कि वीडियो को रोक के बेटा इसको सॉल्व करो, तो आप ईमानदारी से वीडियो को रोक करके तुरंत सॉल्व करना शुरू करिए। चलिए, अब रही बात कि एक एक वैल्यू निकाल लिया जाए। हाँ, अब एक बात यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में और भी होगा हम लोगों का, कि जैसे ये दिया हो तो है, लेकिन अब एक बात और है बेटा कि t बराबर 0 का सिचुएशन दिया है और आपसे किस समय आपको सारी वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है कुछ, एट लिख दो बेटा, एट टाइम ना, एट टाइम t = 4 सेकेंड। तो देखो बेटा कहीं दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, रेडियस 4 मीटर बेटा, 4 नहीं दिया हुआ, लगा छूटा हुआ बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो कोई ना कोई टाइम जरूर दिया रहेगा कि आपको कब बताना, t बराबर 20 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ ना कुछ रहेगा ना, कब बताना है। तो चाहे तो अब फिर से कोशिश कर लो बेटा, चलिए, हाँ एक बार फिर से ट्राई करो बेटा, टाइम मिल गया ना, अब टाइम छूटा हुआ था, तो चलिए बेटा अगेन ट्राई। यस, यहाँ पर सब लिख दिया हो बेटा, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये है कैसा है भी बता दिया हो बेटा, देखो स्पीड बराबर सो मच है बेटा, तो वी चेंजेस विद द टाइम हो रहा है, तो स्पीड कैसा वेरिएबल है, तो क्या हो गया है, नॉन यूनिफॉर्म। चलो अब यहाँ तक हिंट भी मिल गया, आप सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर। अब ये क्लियर हो गया हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या करोगे, जल्दी बोलो। हो गया, आओ चलो मैं कर देता हूँ। देखो बेटा, अब आप देखोगे कि जिस समय वेलोसिटी तो यहाँ पर दिया बेटा, तो जिस समय वो कह रहा है उस समय वेलोसिटी क्या है। चलिए, तो v एट कब, t बराबर 4 सेकेंड पर देखना ना बेटा, तो v बराबर t बराबर 4 सेकेंड पर, तो v बराबर क्या, 40 + 2 है। देखो बेटा बहुत आसान है, 40 + 2 है, तो v बराबर 4 × 4 + 2, तो v बराबर कितना होगा बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड।
तो v की वैल्यू आ गई 16 + 2 18 मीटर पर सेकेंड। यह कि जिस समय वो पूछ रहा है उस समय ये है। चलो, तो जब वेलोसिटी पता हो गई तो AC बताने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, v²/r कर दिया जाए। तो AC बराबर कितना है बेटा, v²/r, यानी कि 18 × 18/r। और r की वैल्यू दिया है तो सीधा वैल्यू रख दिया जाए बेटा। और r की वैल्यू कितना दिया है, r की वैल्यू दिया है 4 मीटर। तो 4 से कट करो, 2 हो गया, ये 9 हुआ, फिर ये 2 से ये 9 हुआ। तो AC बराबर कितना होगा बेटा, 81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC की वैल्यू आ गई बेटा, हो गया। देखो बेटा AC वैल्यू आ गई। अब ये है तरीका सॉल्व करने का। चलिए अब आप AT निकालोगे। अब आप मन में आएगा बेटा AT क्या है, तो AT बराबर जानते हो क्या होता है बेटा, AT बराबर होता है dV/dt होता है ना। तो पहले dV/dt करो आप। AT बराबर d/dt किसका, वेलोसिटी क्या दिया है 4t + 2। निकालो AT बराबर कितना हुआ, डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 0 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ये भी। तो अब आपको AC भी आ गया और AT भी आ गया, नो प्रॉब्लम। सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे बेटा तो नियर अबाउट क्या मिल जाएगा आपको, A' बराबर अंडर रूट कितना, तो हो गया बेटा √4 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 81 का स्क्वायर। ओके, यदि यहाँ पे बेटा 80 होता है, ये देखिए शॉर्टकट अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ। 4 का स्क्वायर यहाँ पर है, और यदि ये 80 होता तो 20 × 4 लिखा जाता ना, 20 × 4 लिखा जाता। तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी होता, 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी होता। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4 बाहर निकाला, अंडर रूट किया, और यहाँ पर क्या हुआ, 4 का 1 बचाया तो 1 हो गया। और यहाँ पर 20 होता ना बेटा, 20 होता, तो 20 होता तो 20 होता तो 4 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 20 बचता, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 400 होता बेटा। लेकिन चूंकि 1 यहाँ पर और है तो कुछ और 400 समथिंग मीन्स मान लो कि 401 मान लेता हूँ बेटा, लगभग अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम निकाल लें बेटा कैलकुलेट करके, रूट वगैरह आप निकाल लो। अब 400 यहाँ है बेटा और 1 यहाँ पर है, तो 400 अप्रॉक्सीमेटली 402 कैन बी रिटन। तो 400 बेटा, तो ये 4 हो गया और ये 400, मैक्सिमम 402 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। अच्छा अब देखो बेटा कितना हो गया, यदि ऐसे ही स्टार्ट कर में आंसर चेक कर लिया जाता है तुरंत। अब यहाँ पे 4 आया और ये 400 है, यदि ये होता 400 तो आंसर आता 20, लेकिन तो 20 पॉइंट समथिंग। तो अब 4 × 20 पॉइंट समथिंग मान लो, 1 मान लेते हैं, तो 1 से कम ही होगा, लेकिन हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। तो A' = दिया 4 हो गया बेटा, ये 4 का 0 हो गया और ये 8 हो गया, 80.4। तो 80 पॉइंट समथिंग, तो 80 पॉइंट समथिंग यानी कि 80 पॉइंट समथिंग बेटा, यहाँ पर कुछ रहेगा, जो भी 80 पॉइंट समथिंग पे होगा उस पर आप आंसर मार दोगे। तो दिस इज द आंसर, हो गया बेटा। तो ये था हम लोग का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक्चुअली की प्रोसेस क्या था। न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। हम लोग यहाँ पर हो सकता है बेटा कि वेलोसिटी दिए हुए है ना, हम यहाँ पे वेलोसिटी दिए हैं, मतलब वेलोसिटी इज गिवन हियर, v = 4t + 2 इज गिवन हियर। हो सकता है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s = 4t + s = 4t + 2 दे दे, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यू हैव टू फाइंड द बाय द डिफरेंशिएशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। तो आप यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पर कि यस डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन है तब भी वहाँ कर सकते हैं, वेलोसिटी दिया है तब डायरेक्ट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट यदि दिया हुआ होगा तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि यदि ये लेंथ दिया है यस की वैल्यू आर्क की लंबाई दिया हुआ है, तो कह रहा है कि यस इज द फंक्शन ऑफ द 4t³ मान लो दिया हुआ है, या 4t² दिया हुआ है, तब वेलोसिटी डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकाल लो। अब वेलोसिटी आई तो देखो उसमें टाइम है कि नहीं, यदि टाइम है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म है, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो प्रोसेस सामने है, और यदि वह यूनिफॉर्म है, यदि वो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का नियम लगा देंगे। अब चले
जहाँ तक पहुँचे हम लोग यहाँ पहुँचे बेटा, आइसोलेशन आ गया ना। तो अब सवाल ये है कि ये तो फाइनल आइसोलेशन आया ना, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर किया है हम लोग, तो हम लोग के पास ये फाइनल आया है बेटा। ये AT भी बेटा, AT इतना आया था, ये किसकी वैल्यू थी, यह वैल्यू थी AT का, और जो बेटा यह AT की वैल्यू थी, और AC की वैल्यू कितनी थी 81, तो इसकी वैल्यू थी 81 थी। अप्रॉक्सीमेट आंसर हम लोगों ने निकाला बेटा, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर पाए हम लोग लगभग 81 पॉइंट समथिंग। तो बल्कि यहाँ पर दो बेटा, बल्कि 81 पॉइंट समथिंग ये कर दें तो बेस्ट रहेगा था बेटा, क्योंकि ये 81 हम लोग कितना लिए थे हम लोग, वहाँ 81 था ना, तो 80 लेते तो क्या होता, तो 20 गुणे 4 हम लोग एक 1 छोड़े हुए थे वहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का ये जो वैल्यू आएगी ना बेटा, तो यह कुछ ज़्यादा होगी, मीन्स कि यहाँ पर हम लोग 21.1 लें तो दैट विल बी बेस्ट। नहीं क्या लिखे, 81 है बेटा, सॉरी 81, इसको 81.1 कर दे बेटा, तो दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेट आंसर है बेटा, अप्रॉक्सीमेट आंसर। इसको हटा दें, यहाँ पर कुछ भी लिख दे बेटा, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट, मीन्स ये आंसर के आसपास रहेगा 81, क्योंकि 81 से थोड़ा सा ज़्यादा, 81 से थोड़ा सा ज़्यादा 81.1 कर दो, तो सो मच मीटर पर सेकेंड है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आओ अब जा देखो बेटा, तो अब यहाँ पर जब हम लोगों ने बेटा इसकी वैल्यू निकाल दिया आइसोलेशन की, तो मास तो दिया ही है, तो कहीं पर भी यदि आपको आइसोलेशन मालूम हो गया और आपको नेट फोर्स बताना है, तो मास इंटू आइसोलेशन कर दो। तो अब F बराबर मान लो 81.1 आया, तो 81.1 आई इंटू मास कितना बेटा, तो मास पर हैप्स 2 की दिया हुआ था शुरुआत में, देखो मास कितना बेटा, तो यहाँ पे दिया है मास 2 kg, तो मास चूँकि दिया हुआ है तो चलो बेटा अब यहाँ पे 2 ले लीजिए, और कितना हो जाएगा बेटा, तो 216 न्यूटन, आंसर हो गया, क्लियर। तो 162.2 न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। नेट एक्सेलरेशन पता होगा तो मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहो तो अलग अलग कर लो, देखो बेटा चाहो तो अलग अलग FC का मान निकाल लो पहले, फिर FT का मान निकाल लो बेटा, और फिर F डैश बराबर क्या करो, √FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर करो, ठीक। तो चाहे तो ऐसे करिए, चाहे तो नेट एक्सेलरेशन निकाले हुए हो तो अब फिर से वो सब करने की क्या जरूरत है, नेट एक्सेलरेशन बेटा मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब आओ, अब क्या पूछा है, अब पूछा है आपसे पावर। तो जानते हो बेटा कि जो पावर होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कभी वर्क नहीं करता। तो जो पावर का फार्मूला होता है बेटा पावर, तो ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड, पूरा बता चुका हूँ आपको, पूरा डिटेल बता चुका हूँ। तो पावर बराबर क्या होता है बेटा, P बराबर, तो P बराबर होता है PC प्लस PT, लेकिन सिंस PC ऑलवेज 0, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का करस्पॉन्डिंग पावर होता है वो 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर वर्क। तो लिखो बेटा बिकॉज, ऐसा क्यों, तो लिखो बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी कोई काम नहीं करता, तो इसके लिए किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मेन रहा कौन, PT, टेंजेंशियल पावर। अब बेटा अब PT बराबर कैसे लिखोगे, तो PT बराबर बेटा FT इंटू इस समय जो स्पीड होगी वो ले लोगे। अब PT की वैल्यू चलो बेटा FT, अब FT बराबर क्या होता है, मास 2 है, और T का वैल्यू कितनी आई थी बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था बेटा, FT की वैल्यू यहाँ पे है बेटा 4 आया था, तो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे FT बराबर क्या बेटा, M इंटू AT है ना,
हाँ, तो m इंटू 80 मीन्स 4 आया, और वेलोसिटी तो जिस समय हमको बताना बेटा उस समय वेलोसिटी भी हम लोग की क्या आई थी, तो वेलोसिटी कितनी थी बेटा, देखो AC नहीं यहाँ पर है, v की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, 18 आई थी, v की वैल्यू 18 आई थी, तो 18 देखो बेटा a हो गया 18। ओके, तो अब PT की वैल्यू निकाल दो बेटा, कितना हो जाएगा, 18 2 36 और गुणे 4 कर दो बेटा, तो 144 हो जाएगा। 36 देखो बेटा 36 हो गया इंटू 4, तो PT बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 36 144 ही आएगा, 144 वाट। तो दिस इज द नेट पावर, ये है तो टेंजेंशियल, लेकिन यही क्या बेटा, नेट पावर रिक्वायरमेंट, नेट रिक्वायर्ड पावर। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया बेटा, चलिए यहाँ पर हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिस क्वेश्चन में हम लोगों को नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है, नेट पावर कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, हो गया, चलो बेटा अब यहाँ पर तो अब चूँकि यहीं पे मैं लेक्चर की शुरू करता बेटा, और यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन में चूँकि देखिए अब आपके जो PDF है बेटा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, जैसे 79 नंबर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 79 नंबर। अब 88 नंबर नोट कर लें, 79 87 तो अभी बताया हूँ, 88 ऑल दीज आर द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग किसको कह सकते हैं बेटा, 79 ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग किसको कह बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त बेटा सीट है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और हम बेटा अब इसके बाद में जब यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने लिया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी यहीं रोक रहा हूँ बेटा। अब हम इसके बाद यह सीट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि एक सीट में 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी हो पाए, 2 घंटे का लेक्चर होगा, तो 2 घंटे में जितना भी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कवर कर पाएंगे तो वह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह 2-3 लेक्चर में बेटा ये पूरी सीट सॉल्व होगी। तो यह सीट 2 सीट आपको मिला हुआ है अभी, PDF एक पहले वाले का मिला है, काइनेमैटिक्स पार्ट 1, वो भी सॉल्व होगा, और इसका जो एक मॉड्यूल सॉल्यूशन करके उसका अलग से प्लेलिस्ट होगा। तो सारा सीट का सब सॉल्यूशन एक जगह आपके पास रहेगा। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।